लेकिन ये एक ऐसा शौक है जिसको आप धीरे धीरे इकट्ठा करते हो और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो आपकी लाइफ है उसमें आप इतना कलेक्शन कर लो अपने 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में, कि आने वाला टाइम आपका इसी के बिहाफ पर चल सकता है। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। न्यूमिस्मेटिक क्या है, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। और जैसा बहुत सारे वीडियो में दिखाया गया, ये बहुत सारे वीडियो आज भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग तो इससे चीटिंग फ्रॉड की वजह से दिखा रहे हैं और कुछ लोग अपनी मार्केटिंग या उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, भाई हमारी मार्केटिंग बड़ी लेवल पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें बिकें या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आए, इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली न्यूमिस्मेटिक्स एक शौक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स में जैसे लोगों को शौक होता है किसी भी तरीके का, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को चेस खेलने का शौक है, किसी को कलेक्शन का शौक है कि कोई भी चीज़ आप कलेक्ट करते हो, उसको इकट्ठा करते हो। जैसे पहले बचपन में हम ये महसूस करते थे, देखते थे कि डाक टिकटों का शौक होता था। जो चिट्ठियों पर डाक टिकटें लगी हुई आती थी, उसपे से छुड़ा के उसको कलेक्ट करते थे, तो वो चीजें भी कलेक्शन में आती थी। जो पहले माचिस की डिब्बियां होती थी, उसके कवर वो कलेक्ट होते थे। तो बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे लोगों ने देखा कि लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है या कहीं पर भी उनको किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होना है जिसमें उनका ध्यान उस तरफ डायरेक्ट हो और उससे उनकी टेंशन उनको कम हो, तो एक शौक, हॉबी, जो एक दिन भर की टेंशन को आदमी को रिलीफ मिलता है, वही ऐसी चीजें हैं। जैसे किसी का मान लो ऑफिस वर्क में कोई टेंशन है, आकर वो खेलने के लिए चला गया, चेस खेल लिया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। ताश खेलते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जो उनका शौक, उनकी हॉबी या उनका कलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। तो न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली क्या है कि ये कॉइन्स का कलेक्शन है और इस कलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज कॉइन से रिलेटेड हम उसको इकट्ठा करते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। अगर एक कॉमन स्कूल का बच्चा इन चीजों का कलेक्शन करता है तो उसका ये शौक जो है, छोटे डिनोमिनेशन से जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी कॉइन चल रहे हैं, जैसे इसमें 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जो कमोमरेटिव कॉइन, सिंपल नॉर्मल डेफिनेटिव कॉइन्स या उससे रिलेटेड कॉइन्स, या बहुत सारे बच्चों को शौक होता है कि फॉरेन के कॉइन्स, ये जापान का है, ये फ्रांस का है, ये इंडोनेशिया का है, सारी कंट्री के कॉइन को इकट्ठा करना, ये एक शौक है। अब जैसे जैसे ये शौक जो है ज्यादा लोगों में बढ़ा, तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई। कुछ लोगों को शौक पहले भी था और जो इसमें इंटरेस्ट लेके पुरानी पर्शियन लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं कि बोलने में उर्दू आता है, उसको रिटर्न में जो होता था वो पर्शियन होता था। तो मुगल पीरियड के जितने भी कॉइन बने थे वो सारे पर्शियन लैंग्वेज में थे। उन सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए आज़ादी और आज़ादी से पहले जितने भी स्कूलों में पढ़ाई होती थी उसमें उर्दू पढ़ाई जाती थी और पर्शियन लिखनी भी सिखाई जाती थी, जिससे वो लोग कलेक्शन के टाइम पर उन चीज़ों को आराम से पढ़ पाते थे कि मुगल पीरियड में कौन सा कॉइन वो देख रहे हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आज़ादी के बाद उर्दू एक सब्सिडरी लैंग्वेज हो गई और कंपल्शन नहीं है कि आपको उर्दू सीखनी है, तो वो कॉइन पढ़ना सबके लिए आसान नहीं रहा और सिक्कों की लाइन में एक डिवीजन शुरू होता है। रिपब्लिक इंडिया, जो सिक्के अब चल रहे हैं, जो सिक्के ब्रिटिश पीरियड में चल रहे थे, आप उससे पहले जाते हो तो उससे पहले, ब्रिटिश से पहले मुगल पीरियड था, उसके कॉइन हो गए। उससे पहले मेडिवल पीरियड, सल्तनत जो था वो था, उससे पहले एंशियंट रहता था। मतलब जब से हिस्ट्री शुरू हुई है, ये सारे सिक्कों का कलेक्शन, ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड है। और इसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉरेन से बाहर आएगा और वो इन चीजों को लेगा या उन चीजों को परचेज करता है। ये ट्रेडिशन है। जैसे कोई भी कंट्री डेवलप करती है, चाइना ने डेवलपमेंट की, तब उसके बाद उनको याद आता है कि भाई हमारी हेरिटेज में कौन कौन सी चीजें थी, तो उसमें कॉइन्स भी एक ऐसी चीज होती है कि जो वो कलेक्ट करते हैं। अगर मान लो 500 साल पहले, 800 साल पहले चाइना से कुछ लोग इंडिया आए और उनकी वो करेंसी इंडिया में आ गई, तो उनके एंशियंट कॉइन या उनके उस पीरियड के कॉइन जो 800 साल पुराने हैं,
अगर वो इंडिया आते हैं और उनको मिलते हैं तो उसको अच्छे रेटों में परचेज करके अपनी कंट्री में ले जाएंगे। कि उस टाइम का इतिहास जो था वो सिक्के उनके रिफ्लेक्ट करते हैं कि 800 साल पहले कौन से सिक्के जो वहां से चाइना से इंडिया आए थे या किसी भी दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में गए थे। क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी आपस में किसी भी तरीके का व्यापार होता था और सिक्कों का लेन देन होता था। इसी तरीके से हम इंडियंस भी अगर फॉरेन में कहीं जाते हैं और वहां पर हमें महसूस होता है कि पुराने 800 साल 1000 साल पुराने कॉइन या कोई ऐसी चीजें जो हमारी इंडिया की थी और वहां पर हैं, तो हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इंडिया आए और वो हमारी हेरिटेज की चीजें हैं, वो हमारी इतिहास की चीजें हैं, हम उनको संभाल कर रखें। तो ये कलेक्शन का पॉइंट, कलेक्शन का शौक, तो ये शौक बहुत लिमिटेड लोगों में होता है। और जितने भी लोग ये कलेक्शन करते हैं, अगर वो एंशियंट का कलेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्टडी करना पड़ता है कि एंशियंट में कौन कौन से एम्परर हुए थे, कौन कौन से सिक्के बने थे, किस पीरियड में कौन सा सिक्का बना था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसका मेटल क्या था। क्योंकि फेक चीजें भी बहुत सारी आती हैं और उसमें बहुत सारे कॉइन बहुत कॉमन है। जैसे आज भी अगर साउथ इंडिया के चोला कॉइन्स, चोला डायनेस्टी के होते हैं, वो आज भी आपको 1000 साल पुराने कॉइन्स 50 रुपए से 70 रुपए में मिल जाते हैं कॉपर के। इसी तरीके से कुषाण पीरियड के बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको 50 रुपए 100 रुपए में आराम से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें न्यूमिस्मेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ महंगा है। रीजन इसका यही है कि जो लोग कलेक्शन करते हैं, अगर उनको कलेक्शन में इंटरेस्ट है तो उनको उस बारे में उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से वो कलेक्शन कर पाएंगे। अब रिपब्लिक इंडिया, जब से ये सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है तो सब लोगों का इंटरेस्ट ये हो गया कि न्यूमिस्मेटिक का मतलब रिपब्लिक इंडिया। अब मैं ये रियलाइज करता हूँ कि पिछले 4-5 साल में जितने भी लोग नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, उनका सिर्फ एक ही माइंड होता है कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, कमोमरेटिव, डेफिनेटिव, यूएनसी सेट, प्रूफ सेट, इस टाइप के जो कलेक्शन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस निकाले हैं, सिर्फ उनका कलेक्शन उनका मेन टारगेट रहता है। और न्यूमिस्मेटिक को उन्होंने वहीं तक आइसोलेट कर दिया है कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स ही न्यूमिस्मेटिक्स है। जबकि मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो आपको ब्रिटिश पीरियड या उससे पुराने पीरियड की तरफ जाना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए। रिपब्लिक के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया पीरियड के जो कॉइन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे उसमें सब में इंग्लिश में लिखा हुआ है और वो आज की डेट में इंडियंस के लिए बहुत ईजी है। और इंग्लिश अगर मान लो किसी भी कॉइन पे लिखी हुई है तो हम बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी इतिहास में बहुत सारी चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं जो हमारी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट लेके मुगल में भी जाना चाहिए, मुगल का कलेक्शन करना चाहिए। उससे पहले मेडिवियल पीरियड है, उससे साथ साथ सल्तनत आ गए। ये जितने भी कॉइन हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है कलेक्शन करना है, तो ऐसा नहीं है। आप इन चीज़ों का कलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को डीलर्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन कलेक्टर कम है तो इसलिए इनकी वैल्यू कम रहती है। इसमें भी अगर कोई रेयर चीज़ें हैं जैसे बहुत कम मिलती हैं, कुछ सल्तनत, कुछ कॉइन्स बहुत कम आते हैं या कम मिलते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन एक कॉमन कलेक्शन करने के साथ साथ आप उसकी नॉलेज ले लेते हैं। अगर 80% कॉइन आपको एक नॉर्मल इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप पर्टिकुलर ये मत सोचो कि भैया बहुत महंगा है कलेक्शन और बहुत महंगी चीज़ें हैं, अगर आप कलेक्शन की तरफ जाओगे तो आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ये चीज़ें अगर आज आप कलेक्ट करते हो तो इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़नी है, क्योंकि ये इतिहास की चीज़ें और एक लिमिटेशन में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये रिपब्लिक इंडिया या ब्रिटिश इंडिया या जो भी कलेक्शन का पॉइंट है, हर आदमी ये सोचता है कि ये बाहर कहीं पर भी परचेज करके ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कलेक्शन इंडियंस करते हैं। हम ही लोगों में जिन लोगों को शौक है वो अपना कुछ पैसा इसमें डाइवर्ट करते हैं अपने शौक में, क्योंकि ये एज एन इन्वेस्टमेंट मत सोचिए। अभी इसको सोचिए कि हमने अपना शौक पूरा किया है और धीरे धीरे जैसे हमने इसमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये जो हमारा महीने का बजट है, उसमें अगर मान लो हम इन्वेस्ट करते चले गए और हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल इसमें ये इन्वेस्टमेंट भी कर ली, इसमें शौक भी हो गया, आपकी एक हॉबी भी क्लियर हो गई, उसके साथ साथ नॉलेज भी बढ़ गई। और जब आप
एक रिटायरमेंट की स्टेज पर आते हो तो ये चीज़ें इतनी वैल्यूबल हो चुकी होंगी कि आपको सारी लाइफ इसके सारे उसको निकाल सकते हो। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो एक ऐसी हॉबी है जिसमें आप बहुत टाइम डिवोट कर सकते हो। और जैसे जैसे इसमें आप टाइम डिवोट करोगे नॉलेज बढ़ेगी। वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल लोगों ने यूज़ की थी, जो कॉइन्स उनके हाथ में यूज़ हुए थे 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, आज वो हमारे हाथ में होंगे तो हमारा एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन बहुत अलग होगा। और उस चीज़ को हम महसूस करेंगे कि ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे पास कलेक्शन में हैं। तो ये अपने आप में एक प्राउड की बातें होंगी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वो सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो वैल्यूशन के हिसाब से, हॉबी के हिसाब से, अगर मान लो मैं ही सीनियर सिटीजन पोजीशन पे आ जाता हूँ और मैं ही कलेक्शन करता हूँ तो हमारे आने वाली जनरेशन के पास एक बहुत बड़ी धरोहर होगी जिसको वो बोल सकते हैं कि देखो हमारे फादर ने 2000 साल पुराना इतिहास इतने अच्छे तरीके से सजो कर रखा है। जो चीज़ें वैल्यूबल हैं वो सारी सिस्टमेटिक अरेंज करके रखी हैं, वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक प्राउड के बेसिस पर भी। तो सीनियर सिटीजन्स भी जो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हमारी जॉब, हमारा बिजनेस से हम बाहर आ गए हैं, अब हमें रिलैक्स चाहिए, तो उनके लिए भी ये हॉबी एक बहुत बड़ी हॉबी है और बहुत अच्छी हॉबी है। मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी जो पोजीशन आज चल रही है न्यूमिस्मेटिक में, ये रिपब्लिक इंडिया की होड़ चल रही है, ये कॉइन 10,000 का हो गया, वो 4 दिन बाद पता चलता है वो 15,000 का हो गया, फिर 20,000 का हो गया, 25,000 का हो गया। तो ये चीज़ें कलेक्शन के लिए बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि ये पैसे से रिलेट हो रहा है। अब पैसा सिर्फ आप मानकर चलिए, इस हॉबी को टोटल अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसको एज ए हॉबी लीजिए और हॉबी के हिसाब से ये सोचकर चलिए कि जितने भी कलेक्टर हैं उनकी डिमांड है। अगर हम इस चीज़ की होर्डिंग होके इसके रेट बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी आपका प्रॉफिट होगा, कभी भी लॉस होगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बढ़ेगी तो कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करके होर्डिंग करेंगे और वही चीज़ जब रिलीज होगी तो उसके रेट कम हो जाएंगे। तो इससे कलेक्टर का भी नुकसान होता है और डीलर का भी नुकसान होता है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको एज ए हॉबी एक अच्छे कलेक्शन से, अच्छी नॉलेज के हिसाब से इंटरेस्ट लेके कीजिए और इस होर्डिंग का और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका पार्ट मत बनिए। इसमें धीरे धीरे आप ब्रिटिश इंडिया या एंशियंट, मुगल, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट जाता है और हिस्ट्री से रिलेट कीजिए। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ बाई एजुकेशन, लेकिन अभी मेरे को कुछ टाइम से, जब से मैं कॉइन्स की लाइन में आया, हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं खुद हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और ये सारे कॉइन्स में मेरा इंटरेस्ट जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो साइंस और दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में ये फील्ड मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि जब इसमें आदमी रियलाइज करता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल चल रही थी तो वो सारी चीज़ें हमें वो पिछली लाइफ को अटैच कर देती हैं कि भाई पहले 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले जो जो चीज़ें चल रही थी वो लाइव ये चीज़ें हैं, उनका पार्ट, वो चीज़ें जो फ्लो में उस समय थी वो सारी हम अपने हाथों से रियलाइज कर रहे हैं ये चीज़ें हैं। तो इसको एक कमर्शियल फील्ड ना बना के इसको एक हॉबी, एज एन इंटरेस्ट, बहुत अच्छा एक हॉबी का पॉइंट मानकर चलिए और उसके हिसाब से ही कलेक्शन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे और हम आपको ब्रिटिश इंडिया, एंशियंट, मुगल कोशिश करेंगे जिसकी हमें भी नॉलेज नहीं है उसके लिए जो भी स्कॉलर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको यूट्यूब पर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें आपके साथ। इसके लिए इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।